हेलो गाइस, मैंने ना एक कोड लिखा है बट मुझे उसे मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पहले मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने एक कोड बनाया है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर यदि आपने पोस्ट को डालना है, रील्स को डालना है, या फिर आपने फॉलोअर्स को स्क्रैप करना है, या फिर कमेंटर्स को स्क्रैप करना है, आप जो से ये वाले कोड है इसकी हेल्प से वो सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उनके जो से फंक्शंस है उनको क्रिएट कर दिया और उसके अंदर उसका कोड लिख दिया। ठीक है, अब ये सारा कुछ करने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। प्रॉब्लम पता क्या है कि हो सकता है कि आगे जाकर इन फ्यूचर मुझे एग्जांपल के लिए मेरा रील्स वाला जो सा फंक्शन है ये चलना बंद करते। ठीक है, या फिर जो सा इंस्टाग्राम है वो किसी तरह का कोई अपडेट ले आए और मेरा जो सा ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन है वो चलना बंद कर जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस कोड को ओपन करूंगा और इसके अंदर जैसे यहाँ पर XYZ है, मतलब कि पहले कोड XYZ की हेल्प से चलता था, तो मुझे पता लगा कि जब मैं ABC लिखता हूं तो जो सा ये वाला कोड है ये चलना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली कंट्रोल S की हेल्प से इसे सेव कर दिया और बाद में इसे क्रॉस करके उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया, मेरा काम बन गया और मैं भी खुश और जो सा मेरा क्लाइंट है वो भी खुश, क्योंकि उसे जो सा कोड था उसे वो मिल गया है। ठीक है, बट अब एक प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम पता क्या है कि हो सकता है कि आगे जाकर इन फ्यूचर मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे पता लगा कि जो से ये वाला मैंने फंक्शन क्रिएट किया था ये ज़्यादा, जब आप मल्टीपल रील्स को अपलोड करते हो तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मुझे पुराने वाला कोड वापस चाहिए, बट मैंने तो इसे डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर तो कंट्रोल Z भी नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मेरे पास तो वो वाला कोड भी नहीं है, ना मुझे याद है वो वाला कोड कैसे है। हो सकता है कि मैं उसे दोबारा क्रिएट कर लूं, वो अलग चीज है। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं कि अब हमारे पास पुराना कोड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पर मैं क्या करूंगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी सबसे पहले वाली, तो मैंने क्या किया, इसे ऐसे ही सेव करके रख लिया और जो मैं न्यू चेंजेस करूंगा उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। मतलब कि मान लो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया और इसका एक नया वर्जन बन गया। तो मैंने क्या किया, जो भी चीजें मैं यहाँ पर चेंजेस करूंगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्जन 1, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये वर्जन 1 है, ये ओरिजिनल वर्जन था। ठीक है, ओरिजिनल वर्जन में जो भी चेंजेस किए हैं वो वर्जन 1 में है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जाकर लिख दिया ABC और उसके बाद सेव कर दिया। अब क्या होगा कि यदि मुझे पुराने वाला वर्जन चाहिए भी होगा तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से जो सा app.py है उसमें से उस कोड को कॉपी करके अपनी जो सा न्यू फाइल है उसके अंदर डाल सकता हूं। ठीक है, या फिर जो सा मेरा न्यू कोड है उसके अंदर मैं डाल सकता हूं। अब गाइस यहाँ पर पुरानी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, बट एक नई प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम पता क्या है कि ये देखो कि पहले मेरे पास एक फाइल थी, अब मेरे पास 2 फाइल हो चुकी हैं। इसी तरह यदि मैं वर्जन बढ़ाता जाऊंगा, मान लो मैंने 100 वर्जन निकाल दिए तो मेरे पास तो 100 फाइल्स होंगी। और मान लो कि आपका एक फाइल का साइज यदि 1 GB है तो 100 फाइल्स का साइज कितना होगा, 100 GB। आपकी जो सी डिस्क है वो तो पूरी की पूरी इससे ही भर जाएगी। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। ठीक है, तो जो सी ये वाली सारी प्रॉब्लम्स है इसे ही ठीक करने के लिए हम वर्जन कंट्रोल को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि पता क्या है कि जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि मैंने ये सारी चीजें भी कर दी, मतलब कि मैंने अलग अलग फाइल्स भी बना दी। ठीक है, बट प्रॉब्लम फिर भी वहीं पर है। मान लो कि मुझे एक फाइल चाहिए या फिर वो वाला वर्जन चाहिए जो मैंने 11 मई 2006 को मैंने बनाया था। मान लो इतना पुराना मुझे फाइल चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं इतने सारे वर्जन होंगे, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा कि कौन सी फाइल थी वो वाली 2006 वाली। खुद सोचो कितना पुराना कोड है, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा। ठीक है, मुझे तो कभी कोड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो से यहाँ पर है टाइम स्टैंपिंग करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चाहे आप जो से यहाँ पर रीनेम करके यहाँ पर टाइम स्टैंप लिख सकते हो कि इस डेट को मैंने ये वाला कोड लिखा था, बट फिर भी यार प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। क्योंकि खुद सोचो कि मैंने बहुत पहले एक कोड चेंज किया था। जैसे एग्जांपल के लिए पहले मैंने क्या किया था, जो ये वाला कोड था इसे चेंज करके मैंने इस कोड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब 2006 वाले कोड में यदि मैं चेक करने जाऊंगा कि मैंने इसमें क्या चीजें चेंजेस की थी तो क्या कभी मैं ढूंढ पाऊंगा, नहीं ढूंढ पाऊंगा ना। मुझे तो पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें चेंज की थी। क्योंकि दोस्तों पता क्या होता है कि जो सी ये वाली सारी चीजें होती है ये मैन्युअली करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि गिट और गिटहब क्या होता है। बाकी गाइस जो सी ये वाली सीरीज, इसकी रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम पर आई थी तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वजह से और भी लोगों को इसके बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या
क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या है, इसका क्या फायदे हैं, इसके हेल्प से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस इस पूरी सीरीज को देखना, आपको गिटहब के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते हो। अब गाइस मैंने ना बहुत सारी बातें कर लिया कि गिट हम क्यों यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, गिट क्या चीज को ठीक करेगा, ये सारी चीजें ना मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, गिट की हेल्प से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ना जो सी ये वाली प्रॉब्लम है ये अकेले मुझे और आपको नहीं आ रही, ये ना पहले प्रोग्रामर्स को बहुत बार आई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया जो कि है गिट एंड गिटहब। गिटहब अलग चीज है, उसके बारे में मैं आपको ना बाद में बताता हूं, पहले हम बात करते हैं गिट की। ठीक है, अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब स्टार्टिंग में इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आया था लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसमें पता क्या होता था कि जो भी आपके पास ना कोड प्रेजेंट है, हम क्या करते थे, एक ना डाटाबेस को उसके साथ ना कनेक्ट कर देते थे। मतलब वो पता क्या करता था, डाटाबेस जो चेंजेस हम कोड के अंदर करते थे वो डाटाबेस में जाकर स्टोर हो जाता था, और जिस भी हमें पर्टिकुलर वर्जन की जरूरत पड़ती थी हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर वर्जन का नंबर डाल देते थे और हमारे पास वो पर्टिकुलर कोड आ जाता था और हमें पता लग जाता था कि हमने यहाँ पर क्या चीजें चेंज की थी और किस टाइम पर की थी। ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती थी। बट नहीं, यहाँ पर ना कुछ ना प्रॉस थे और कुछ ना कॉन्स थे। प्रॉस ये थे कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपके वर्जन्स हैं उन सबको आपने ट्रैक कर सकते हो, और ना पुराने वर्जन में आप रोल बैक भी कर सकते हो। रोल बैक का मतलब है कि यदि आपने ना पुराने कोड को देखना है या फिर उसे यूज करना है या फिर पुराने कोड को बेसिकली आप ना रीयूज करना चाहते हो, उसके लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, बट ना इसका ना एक ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक पता क्या था कि मान लो कि आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, विंडो खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर भीग जाता है, कुछ भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपना जितना भी कोड है वो सारा का सारा क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, तब क्या होगा, आपके पास ना ही कोई बैकअप है, आपके जितने भी वर्जन है वो सारे जा चुके हैं। हो सकता है कि आपने किसी पेन ड्राइव वगैरह में रखे हो, बट मान लो कि आपके कंप्यूटर में ही वो कोड प्रेजेंट था, तो क्या होगा, आपका जितना भी कोड है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोड शुरू से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो इसी चीज को ठीक करने के लिए हमने बाद में यूज करना स्टार्ट किया सेंट्रलाइज्ड वीसीएस। सेंट्रलाइज्ड वीसीएस का मतलब वैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे होता है ना कि एक सर्वर होता है और ना बाकी सारे कंप्यूटर वहां से डाटा को फेच करते हैं और वहां पर डाटा को भेजते हैं। ठीक है, तो यहां पर पता क्या होता है, जब आप ना डाटा को फेच करते हो तो यहां पर उसे कहते हैं पुल, और जब आप ना डाटा को सेंड करते हो तो उसे हम कहते हैं पुश। बेसिकली यहां पर पता क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी कॉपी या फिर आप कह लो जो भी आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम अपनी जो से लोकल मशीन पे रखा था उसकी ही एक कॉपी आप ना एक सर्वर पर रख देते हो, जिससे पता क्या होता है कि यदि आपका ना कंप्यूटर हैक भी हो जाता है या फिर क्रैश भी हो जाता है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, वर्जन्स की कॉपी है उसे आप सर्वर से फैच करके उसे दोबारा से यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ना एक और बहुत बड़ा एडवांटेज थी। एडवांटेज पता क्या था कि लोकल मशीन पे तो आप कोलैबोरेशन नहीं कर सकते थे। मतलब कि मान लो कि कोई एक आपका फ्रेंड है, वो ना एक और फीचर आपके कोड में ऐड करना चाहता है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, आपकी पूरी की पूरी पहले तो फाइल आपसे पेन ड्राइव में लेकर जाएगा और बाद में वहां पर चीजें चेंज करेगा, उसके बाद आपको देगा, फिर आप मर्ज करोगे, फिर जाके कहीं आपका कोड पूरा रेडी होगा। ठीक है, कितना ज्यादा टाइम लगना था। बट यहाँ पर क्या है, पूरा चीज सेंट्रलाइज्ड है। मतलब कि आपका फ्रेंड क्या कर सकता है, सिंपली पुश रिक्वेस्ट भेज सकता है। ठीक है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस जो सी पुश रिक्वेस्ट है उसे एनालाइज करके उसे बाद में अप्रूव कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जो सा वो वाला कोड है वो ऑटोमेटिकली आपके मेन कोड के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सा काम है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मतलब कि जो सी कोलैबोरेशन है वो कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप बहुत सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर कोड के ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ना एक और प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम बता क्या है कि मान लो कि आपका ना सर्वर क्रैश कर जाता है, आपने ना सर्वर लिया, बहुत बढ़िया था वगैरह वगैरह, बट ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपका ना सर्वर क्रैश कर गया। ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई बग आ गया, कुछ भी हो गया, बट ना आपका जो सा सर्वर है वो पूरा क्रैश कर चुका है, आपके पास अब कोई डाटा नहीं है, बस आपके कंप्यूटर में जो लेटेस्ट वर्जन है कोड का वही आपके पास प्रेजेंट है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम लेकर आए डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस। मतलब कि हम नहीं लेकर आए, जो पहले प्रोग्रामर्स थे वो लेकर आए।
तो मुझे कमेंट करके मत कहने लग जाना कि आपने बनाया है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस। यहाँ पर पता क्या होता था, काम बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले बात की, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल हमारे पास कोलैबोरेटर्स होंगे, ठीक है। कोलैबोरेटर्स मतलब कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि पुल रिक्वेस्ट और पुश रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, वैसे ही होगा सारा काम। बट पता क्या होगा, वो क्या करेगा, सर्वर से जितने भी वर्जन है, मतलब कि कोड के जितने भी वर्जन है, मान लो कि 100 वर्जन है आपके कोड के, जहां पर आपने छोटी छोटी चेंजेस की थी और आपके 100 वर्जन बन चुके हैं। तो पता क्या होगा कि वो जितने भी 100 वर्जन हैं, जितने भी लोग कोलैबोरेट करेंगे, उनके पास उन सभी वर्जन की एक एक कॉपी प्रेजेंट होगी, ठीक है। जिससे पता क्या होगा कि यदि एक टाइम पर मैं मान भी लेता हूं कि जो सा सर्वर है वो क्रैश कर जाता है, ठीक है, बट फिर भी आप सबके पास उन सबकी एक एक बैकअप प्रेजेंट होगा और आप बाद में क्या कर सकते हो, एक न्यू सर्वर इस्टेब्लिश कर सकते हो और उसके अंदर जितना भी अपना डाटा है वो सारा डाल सकते हो। जिससे क्या होगा, आपकी जो सी ये वाली प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस के बारे में सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। बट दोस्तों यहाँ पर भी एक ना प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम पता क्या आती है कि यार खुद सोचो कि यदि आपके कंप्यूटर में 100 वर्जन आ रहे हैं कोड के, तो आपका जो सा कोड है कितना बड़ा हो जाएगा। यदि 1 GB का एक वर्जन है तो 100 GB का तो 100 वर्जन होंगे, तो खुद सोचो कितना ज्यादा स्पेस लेगी, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर स्मार्ट सिस्टम्स को यूज करना पड़ता है। स्मार्ट सिस्टम क्या है उसके बारे में मैं आपको ना प्रैक्टिकली बताता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकली बहुत चीजें हो चुकी हैं, मुझे लगता है आप बोर भी हो रहे होगे, तो मैं आपको ना प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना मैंने ना गिटहब को ओपन कर लिया ताकि मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि असल में होने के वाला है, ठीक है। जो भी आप ये सीरीज है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो से मैंने आपको कहा था ना कि बहुत सारे वर्जन्स है आपके कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाएंगे, तो आपकी जो से डिस्क स्पेस है वो भी काफी ज्यादा लगेगी। तो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं, आप ना किसी भी एक गिटहब प्रोफाइल पर चले जाना या फिर रैपो पर चले जाना, गिटहब रैपो पर चले जाना, ठीक है। अब क्या है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने ना टेंसरफ्लो को ओपन किया हुआ है। टेंसरफ्लो की जो सी ऑफिशियल रेपोजिटरी है उसे मैंने ओपन किया हुआ है और आपको ना यहाँ पर राइट साइड पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर टोटल 1,29,706 कमिट्स हुए हैं, मतलब कि इतने वर्जन्स है कोड के, ठीक है। खुद सोचो कितने ज्यादा वर्जन्स है। अब इसे डाउनलोड करने लग गए तो मेरा तो पूरा की मैं कहता हूँ कि 10-10 TB का हमारे हार्ड ड्राइव भर जाएगी, ठीक है। तो वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि 10 GB ही भरेगी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि कोड कितना ज्यादा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपके पास कितना ज्यादा डाटा आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, आपके कंप्यूटर में इतनी ज्यादा स्पेस नहीं भरी जाती, ठीक है। एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे मैं आपको ना इसे ओपन करके दिखाता हूं। जैसे मैंने इसे ओपन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर ना आपको ना बहुत सारे कमिट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, विद डेट कि किस डेट को कमिट्स हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 22 मई को इतने कमिट्स हुए हैं, 21 मई को ये वाले कमिट्स हुए हैं, ठीक है। इस तरह मैं जितना मर्जी पुराने जितने भी पुराने कमिट्स हैं उन सबको देख सकता हूं कि कौन से कमिट किए गए थे, किस पर्सन ने कमिट किया, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ना यदि मैं ना किसी भी एक कमिट को ओपन कर लूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ना ये वाला कमिट को ओपन कर लिया, ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर एक ना रेड और ना ग्रीन लाइन दिख रही होगी, हाईलाइट होती दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पता क्या है, आप देखोगे कि जो यहाँ पर रेड लाइन है ना, उसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्सन ने, जो ऐसे कि मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूं कि इस पर्टिकुलर डेट को, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 डेज पहले, मतलब 3 दिन पहले इस पर्सन ने ये चेंजेस किए थे। जो आपको रेड लाइन दिख रही है उसका मतलब है कि उसने ये चीज को डिलीट किया और ये चीज को ऐड कर लिया, जो कि आपको ग्रीन लाइन में दिख रही है, ठीक है। इस तरह हमें ना पूरी फाइल में दिख रहा है कि क्या चीज डिलीट की गई थी, क्या चीज ऐड की गई थी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। मतलब कि जो सा हमारा स्मार्ट सिस्टम है वो हमारी पूरी की पूरी फाइल को कॉपी करके हमारे पास सेव नहीं करता या फिर वर्जन्स को सेव नहीं करता, वो जो चीजें हम चेंज करते हैं उसे ही बस सेव करके रखता है। और यदि मैं बात करूं वो सेव करके कहां रखता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जब आप ना कोड में वापस आओगे तो आपको ना एक ना फाइल दिखेगी, जैसे कि आपको यहाँ पर एक ना .git फाइल होती है, यहाँ पर .github फाइल लिखी है, वहां पर ना .git फाइल होती है, उसके अंदर जितने भी आपके वर्जन्स होते हैं वो सारे आपके पास आ जाते हैं। मतलब कि आपने जितने भी अभी तक चेंजेस किए हैं वो सारे उस फोल्डर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जो सा फोल्डर होता है वो हिडन होता है, उसके अंदर आपके जितने भी वर्जन्स है, मतलब कि वर्जन्स का मतलब ये है कि जो चीजें आपने चेंजेस की थी, किस टाइम पर की थी और किस पर्सन ने की थी, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है और आप बाद में किसी भी वर्जन में जाकर उस चीज को चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है,
ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि वर्जन कंट्रोल की क्या इंपॉर्टेंस है और आगे जाकर जब आप ना एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे तब आप क्या क्या चीजें कर सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, और गाइज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो सा गिट है ये ओपन सोर्स है, मतलब कि ये फ्रीली आप यूज कर सकते हो। और जो सा गिट है और गिट हब है इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक्चुअली में पता क्या है, जो सा गिट है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, VCS है। और जो सा हमारा गिट हब है ये एक तरह का आप कह लो कि जिसे होस्ट करते हैं ना, आप क्या कर सकते हो अपनी जितनी भी गिट फाइल्स हैं उसे यहां पर होस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ना अपना खुद का, जैसे आपका यदि VPS पहले से है तो आप क्या कर सकते हो वहां पर भी अपनी गिट फाइल्स को वहां पर होस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जरूरी नहीं कि आपने गिट हब को ही यूज करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा टेंसरफ्लो, ठीक है, यदि मैं बात करूं और भी बड़े बड़े जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सब की जितने भी कोड्स हैं वो सारे गिटहब पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें ना अमाउंट ऑफ स्पेस फ्री मिलती है इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी कम्युनिटी भी बना सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल मतलब कि यहाँ पर 86,000 लोगों ने फॉक किया है। फॉक का मतलब ये है कि उन्होंने जो से ये वाली रेपो है, रेपोजिटरी का मतलब जो भी ये पूरा कोड है, उन्होंने अपनी गिटहब प्रोफाइल में इसकी एक कॉपी बनाकर रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितने लोगों ने इसे स्टार दिया है। स्टार का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि आपने काफी अच्छा काम किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अप्रिशिएट कितने लोगों ने किया हुआ है, 1,65,000 लोगों ने यहाँ पर अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ फर्स्ट स्टार दिया हुआ है। मैं भी दे देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि आपने नहीं स्टार दिया। ठीक है, गिट टेंसरफ्लो काफी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि आपने यूज नहीं किया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई जो सा जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितने लोगों ने जो से ये वाली पर्टिकुलर रेपो है वो देखी है। ठीक है, किस टाइम पर देखी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी चीजें देखेंगी, जैसे कि जो सा ये वाली चीज है, मतलब कि जो सा टेंसरफ्लो है ये किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें बना हुआ है, मतलब कि उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आपको ना यहाँ पर रीडमी सेक्शन भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं ना आपको एक ना बहुत अच्छी चीज बताऊं, गिटहब, यदि आप ना गिटहब आपने सीख लिया, गिटहब सीख लिया तो आपको ना बहुत बड़ा एज मिलता है। पता क्या है कि यदि ना आप आगे जाकर कोई प्रोजेक्ट बनाते हो और उसे ना बाद में गिटहब पर डाल देते हो तो क्या होगा कि ना यदि आप ना कोई भी रिक्रूटर आपका रिज्यूमे मांगेगा तो वो ना आपकी गिटहब प्रोफाइल पर जाएगा और देखेगा कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो अब यदि आप गिटहब के ऊपर अपने कोड को पुश करोगे तो उनको भी पता लगेगा कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है। ठीक है, और यहां से वो सारे वर्जन चेक कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप ना अपना एक रीडमी सेक्शन बना सकते हो जहां पर आप जैसे ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है, कैसे आप उसे यूज कर सकते हो, ये किस लिए यूज किया गया है, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके वर्जन्स क्या है, रिलेटेड रिसोर्सेज, सब कुछ आप यहाँ पर डाल सकते हो। सिंपली यहाँ पर ना अपने गिट को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ गिट, फिर उसके बाद आपने लिख देना यहाँ पर डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप ना गिट डाउनलोड लिखोगे उसके बाद ना आपके पास पहले जो भी लिंक आएगा उससे आपने जो से गिटहब है उसे डाउनलोड कर लेना, मतलब कि गिट को डाउनलोड कर लेना, सॉरी। ठीक है, जैसे ही आप ना गिट को डाउनलोड कर लोगे तब ना आपने ना एक बार क्या करना है, सिंपली अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पर चले जाना है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद आपने सिंपली ना गिट करके एंटर कर देना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कंप्यूटर में गिट प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर में गिट डाउनलोड हो गया है या फिर नहीं हुआ। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है चेक करने का, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरा कोई भी फोल्डर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना राइट क्लिक किया तो आपको ना यहाँ पर गिट बैश और गिट GUI ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, यदि आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं या फिर आपको यदि आपको कमांड प्रॉम्प्ट में गिट लिखने के बाद ये चीजें दिख रही हैं, मतलब कि आपके कंप्यूटर में गिट सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली ना एक ना डेमो कोड्स बनाकर रखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने scrap.py है, जहाँ पर मैंने ना इंस्टाग्राम को स्क्रैप करने के लिए फॉलोअर, फॉलोइंग और स्क्रैपिंग कमेंटर्स का कोड लिखा हुआ है, मतलब कोड नहीं लिखा, बस डेमो लिखा हुआ है। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ना और फोल्डर बनाया है reels.py नाम का, जहाँ पर मैंने अपलोड रील्स, मतलब कैसे हम अपलोड कर सकते हैं रील्स को, उसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ना दो ऑप्शन दिख रहे होंगे यदि आपने गिट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, पहला है हमारे पास गिट GUI और दूसरा है बैश, गिट बैश। आपने क्या करना है, गिट बैश के बटन पर क्लिक करना है, GUI के बटन पर क्लिक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ना देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लार्ज लेवल पर गिट एंड गिटहब को यूज करेंगे। तो आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है, मतलब कि जो हमारा गिट का कमांड प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, और मैं ना इसे ना थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप ना इसे इजीली देख पाओ।
ठीक है। अब गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ना जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे ही गिट का कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है, जहां पर हमारी जो सी लोकेशन है वो करंट डायरेक्टरी वाली है। आप देख सकते हो जो से इसकी लोकेशन है और जो सी इसकी लोकेशन है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब गाइस हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमने यहाँ पर अपना यूजर नेम और जो सी ईमेल है उसे रजिस्टर करना है, ठीक है, मतलब गिट के अंदर रजिस्टर करना है। तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ना एक ना कमांड लिखनी है, आपने लिखना है गिट और उसके बाद यहाँ पर लिखना है कॉन्फिग। कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, ग्लोबल के अंदर, मतलब कि ग्लोबल में आप अपना यूजर डॉट नेम डाल रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा यूजर डॉट नेम और यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना नेम, या फिर आप कह लो मैंने यहाँ पर चैनल का नेम डाल दिया, आप अपना नेम डाल सकते हो, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर डिजिटल दारू और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। अब जो सा मेरा नेम है वो गिट के अंदर रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपनी जो सी ईमेल आईडी है उसे भी रजिस्टर कर देना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना लिख दिया नेम डॉट यूजर डॉट ईमेल और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी जो भी ईमेल आईडी होगी उसे यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मैं ना यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा digital daru@gmail.com, ठीक है। यदि आपको किसी तरह कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपने आगे क्या करना है, यहाँ पर एंटर कर देना है, जिससे क्या होगा, जो आपकी ईमेल आईडी है वो भी रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। यदि आपने चेक करना चाहते हो कि आपकी जो से कंप्यूटर है या फिर गिट के अंदर कौन सी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिख देना यूजर डॉट ईमेल और उसके बाद एंटर कर देना है। आपको पता लग जाएगा कि जो सी ईमेल आईडी है इस गिट के अंदर कौन सी रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप चाहो तो इसे बाद में चेंज भी कर सकते हो, आपने चेंज करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिख देना है यूजर डॉट नेम, जैसे हमारी जो हमारी पुरानी कमांड थी आपने वही लिख लेनी है, बस यहाँ पर जो सा नेम है उसे चेंज करके एंटर कर देना है, ठीक है। और वो क्या करेगा, जो आपका नेम है उसे चेंज कर देगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो ना क्या कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ना यहाँ पर एडिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा -- ग्लोबल और बाद में -- एडिट, ठीक है। और मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा मेरी ईमेल आईडी और उसके बाद नेम, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो, और आपने जैसे ही इसे चेंज कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है, कॉलन दबाना है और उसके बाद WQ लिखकर एंटर लिख देना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ना क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना, क्लियर लिखकर एंटर कर देना, तो जो भी पूरी विंडो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यदि आपने थोड़ी सी भी कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया है तो आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। अब गाइस हम ना मेन काम करने जा रहे हैं। अभी तक ना जो भी रजिस्टर वाला काम था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसमें कोई इतना ज्यादा खास नहीं था, बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कर लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब गाइस आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले ना गिट को इनिशियलाइज करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है गिट इनिट। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको ना 3 फाइल्स दिख रही होंगी, एक तो है प्रेजेंटेशन और 2 हमारी कोड्स की फाइल है, ठीक है। अब जैसे ही मैं ना गिट इनिट लिखकर एंटर करूंगा तो अब यहाँ पर दोस्तों देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास .git नाम का एक फोल्डर बन चुका है। और जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, .git नाम के फोल्डर के अंदर आपके जितने भी वर्जन्स होते हैं, मतलब कि कोड के जितने भी वर्जन्स होते हैं ना, वो वहां जाकर स्टोर हो जाते हैं। और बाद में जब भी आप ना किसी वर्जन को कॉल करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो तो आप यहीं से उसे कॉल करते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। सबसे पहले हम ना यहाँ पर लिखेंगे गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस क्या करता है उसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले मैं एंटर कर दूं, ठीक है। अब गाइस जैसे ही मैंने ना गिट स्टेटस लिखा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना मुझे जितने भी फोल्डर्स या फिर फाइल्स इस जो सा डायरेक्टरी है उसके अंदर प्रेजेंट है वो मेरे सामने शो कर रहा है। और गाइस जो आपको इसका कलर है वो रेड दिख रहा होगा, ये रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर गिट हमें कह रहा है कि इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स हैं या फिर फोल्डर्स हैं जिसे मैं ट्रैक नहीं कर रहा। मतलब कि यदि आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो मैं जिम्मेवारी नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसका कोई भी वर्जन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। यदि आप ना चाहते हो कि मैं उस सभी चीजों को ट्रैक करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ना स्टेजिंग एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर स्टेजिंग एरिया में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों स्टेजिंग एरिया पता क्या है, मेनली कुछ नहीं है। स्टेजिंग एरिया में क्या होता है कि आप अपनी फोल्डर या फिर जो भी आपकी फाइल्स होती हैं, स्टेजिंग एरिया में आने के बाद गिट क्या करता है, उसे ना ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आप जो भी चेंजेस करते हो वो सारा कुछ गिट ट्रैक करता है और बाद में आप उसे कमिट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले ना क्लियर ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ना जगह थोड़ी कमी है, तो मैं क्या करता हूँ इसे क्लियर कर देता हूँ। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि ना मैं आपको सारी चीजें क्लियरली दिखा सकूँ, ठीक है। अब गाइस हम क्या करने जा रहे हैं, यदि आप ना स्टेजिंग एरिया में किसी भी फाइल को लेकर आना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास ना यहाँ पर scrap.py है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसे ना सबसे पहले स्टेजिंग एरिया के अंदर लेकर आते हैं। तो उसे लाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है गिट और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है ऐड और बाद में जिस फाइल या फिर फोल्डर को आप
स्टेजिंग एरिया में लाना चाहते हो उसका पूरा नेम लिख देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने scrap.py और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो सी ये वाली फाइल है अब जो सी स्टेजिंग एरिया उसके अंदर जा चुकी है। यदि आपको मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैं ना लिखूंगा गेट स्टेटस और उसके बाद एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वो वाली जो सी फाइल है उसका नेम नहीं आ रहा। मतलब कि जो सी ये वाली फाइल्स है ये अभी तक स्टेजिंग एरिया में नहीं है, बट जो सी scrap.py है वो स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि स्टेजिंग एरिया क्या है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा, अब हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। ठीक है, कमिट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सी कमांड है, आपने क्या लिखना है, गेट और उसके बाद लिख देना है कमिट। ठीक है, कमिट लिखने के बाद आपने -m डाल देना है। -m का मतलब है मैसेज। ठीक है, और इसके अंदर आपने जो भी मैसेज है उसे यहाँ पर डाल देना है। मतलब कि एग्जांपल के लिए ये हमारा फर्स्ट कमिट है। ठीक है, तो जो भी वर्जन, मतलब कि मान लो कि मैंने ना इस फाइल में कोई भी एक चेंजेस किया है या फिर ये जो सा कोड है ये किस रिलेटेड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ताकि बाद में जब हम ना चेकआउट करें तब हमें किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पर लिख दिया स्क्रैपिंग कोड, मैंने यहाँ पर स्क्रैपिंग कोड लिख दिया ताकि मुझे पता लग जाए कि जो सी ये वाली फाइल है इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता लग गया ये किस चीज का कोड है, स्क्रैपिंग का कोड है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो सा कमिट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब गाइस यदि मैं ना यहाँ पर लिखूं गेट और उसके बाद लॉग लिखूं, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो भी आप कमिट्स करोगे उसका लॉग आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो वो वाला कमिट है उसका एक यूनिक टोकन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यदि आप ना इस फाइल में थोड़ी सी भी चेंजेस करोगे ना तो जो सा ये वाला टोकन है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑथर का नेम और उसकी जो सी ईमेल आईडी है और इसी के साथ साथ जो भी टाइमिंग है वो सारा कुछ हमें यहाँ पर शोकेस कर रहा है, और जो भी हमने मैसेज लिखा था वो भी हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, अब गाइज मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने कमिट करना है, स्टेजिंग एरिया में आने के बाद कमिट कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि मान लो कि ना मुझे पता लगा थोड़े टाइम बाद कि ना जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है वो ना वर्क नहीं कर रहा, या फिर मैंने ना यहाँ पर कोई चेंजेस किए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ना यहाँ पर जो सा फॉलोइंग का कोड है इसमें XYZ की जगह ABC लिख दिया और उसके बाद मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा और बाद में यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा गेट और उसके बाद लिखूंगा स्टेटस, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो सा हमारा गिट है उसने डिटेक्ट कर लिया है कि जो हमारी scrap.py थी जिसे हमने कमिट किया था, ठीक है, पहले जिसे हमने कमिट किया था उसमें मॉडिफिकेशन हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा आ गया मॉडिफाइड scrap.py। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ना क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप हमने पहले किए थे वही हमें दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखना है गेट ऐड और यहाँ पर हम जो भी फाइल का नेम है उसे यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर scrap.py। ठीक है, और मैंने क्या करना है, बाद में एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा जो हमारी ये वाली फाइल है, जो न्यू फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे कमिट करेंगे। ठीक है, तो कमिट करने के लिए हमने क्या करना है, वही सेम कमांड लिखनी है, गेट कमिट -m, बट यहाँ पर हमने अपडेट किया है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉलोइंग के वैसे स्पेलिंग गलत है, इग्नोर कर देना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली से एंटर कर दिया। अब गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब गाइस जितने भी चेंजेस हमारे यहाँ पर scrap.py में थे वो अलग वर्जन में जाकर स्टोर हो चुके हैं। यदि मैं ना आपको लॉग दिखाऊं, मैंने आपको लॉग दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा गेट लॉग। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने पहला कमिट किया था वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो हमने दूसरा कमिट किया था वो भी हमारे सामने आ चुका है, और कितने टाइम पर किया था और किसने किया था वो भी हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसका टोकन है वो भी अलग अलग है, जो इसका टोकन था वो अलग था और इसका टोकन जो है वो अलग है। ठीक है, क्योंकि आप ना थोड़ी सी भी चेंजेस यदि आप इस फाइल में करोगे तो उसका टोकन चेंज हो जाएगा, तो आपको दोबारा से उसे स्टेजिंग एरिया में लाकर कमिट करना पड़ेगा। अब गाइज मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे आपने स्टेजिंग एरिया में लाकर कमिट कैसे करना है। अब मान लो कि ना थोड़े टाइम बाद मुझे याद आता है कि मैंने ना पुराना कोड को देखना है वापिस से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ना ये वाली फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ABC। ठीक है, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं ना आपको कंपेयर करके दिखा सकूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली लिखूंगा गेट, यहाँ पर मैं लिख दिया चेकआउट, और उसके बाद जहां पर मतलब कि जिस वर्जन में मैं स्विच होना चाहता हूं उसका जो भी टोकन नंबर होगा उसे मैंने क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है और यहां पर आकर उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं पेस्ट करके एंटर करूंगा तो दोस्तों जैसे ही मैं ना अब इसे ओपन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या आ चुका है, XYZ। पहले क्या था ABC, अब क्या आ चुका है XYZ। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या किया, जो मेरा पुराना वर्जन था उसके अंदर मैं स्विच हो चुका हूं। ठीक है, और दोस्तों यदि मैं ना यहाँ पर
आपको दिखाऊं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ना लॉग दिखाता हूं, गिट लॉग दिखाता हूं, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इस लॉग के अंदर जो हमने न्यू कमिट किया था, फॉलोइंग वाला जो सा कमिट था वो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो सा ये वाला वर्जन है ये पुराने वाला वर्जन है। नए वाले वर्जन में हमारे पास नया कमिट प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं प्रेजेंट। ठीक है, अब यदि आप ना पुराने वाले कोड में, मतलब कि जो आपका लेटेस्ट कोड है उसमें आप वापस जाना चाहते हो, तो आपने सिंपली ये करना है, यहाँ पर लिख देना है गेट चेकआउट और उसके बाद आपने लिख देना है मास्टर। ठीक है, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपकी जो सी लेटेस्ट वर्जन है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा आ गया ABC, जो कि पहले था XYZ। ठीक है, और यदि आप ना लॉग भी चेक करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए लॉग मैं चेक करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो लॉग के अंदर भी आपको जो सी ये दोनों फाइल्स हैं, या फिर मैं कह दूं दोनों कमिट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी विद टोकन नंबर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आप अलग अलग वर्जन में कैसे स्विच कर सकते हो। आपको अलग अलग फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे क्या होगा, आपकी जो सा स्पेस है और जो सा टाइम है वो भी सेव हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में। जैसे कि दोस्तों यदि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ गेट ब्रांच और मैंने जैसे ही एंटर किया, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर, और यदि आप ना ध्यान से देखोगे तो आपको ना यहाँ पर भी एक ना मास्टर लिखा आ रहा होगा। एक्चुअली ये क्या चीज है उसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ। एक्चुअली गाइस पता क्या होता है कि जो सा गेट है इसके अंदर ना एक ना मास्टर ब्रांच होती है, और इसके साथ साथ आप ना मल्टीपल ब्रांचेस और भी बना सकते हो। मेनली क्या होता है, जो सी मास्टर ब्रांच है वो आपका मेन कोड होता है। ठीक है, और जो सी ये आपको अल्टरनेट जो सी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये होता है आपका वर्क। मान लो कि ना आपका कोई एक फ्रेंड है, वो किसी एक पर्टिकुलर कोड के ऊपर वर्क कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, मास्टर ब्रांच से एक ना ब्रांच क्रिएट कर सकता है, जहां पर वो अपना एक पर्टिकुलर कोड को लिख सकता है या फिर उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकता है। और जैसे ही उसकी टेस्टिंग कंप्लीट होती है, वो मास्टर ब्रांच के अंदर उस फीचर को ऐड कर सकता है या फिर मर्ज कर सकता है। ठीक है, इससे पता क्या होता है कि जो सा ये वाला वर्क है, ये आपकी जो सी मेन ब्रांच है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। मान लो कि ना जो आपका फ्रेंड है वो किसी एक कोड के ऊपर वर्क कर रहा था, ठीक है, पर उसके अंदर ना किस तरह का कोई बग आ गया। यदि वो ना मेन मास्टर ब्रांच के ऊपर वर्क करेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा कोड, तो का पहले वाला कोड था वो भी चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक मल्टीपल ब्रांचेस बना लेते हैं, जहां पर अलग अलग फीचर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, यदि आपको नहीं समझ लग रहा तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, मेनली हम यहाँ पर ब्रांचेस बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आपका यदि आपका कोई कोड है उसके अंदर आपने कोई फीचर ऐड करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने ना रील्स को अपलोड करने का फीचर ऐड करना है कोड में, मेन कोड के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मास्टर ब्रांच के अंदर चेंजेस नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मास्टर ब्रांच से एक और ब्रांच क्रिएट करूंगा और उसके अंदर जितनी भी चेंजेस होंगे उसे इसमें करूंगा, और जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तब मैं क्या करूंगा, मास्टर ब्रांच के अंदर अपने वर्क को मर्ज कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब गाइस जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक ही ब्रांच थी। यदि आप ना एक और ब्रांच क्रिएट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है गेट ब्रांच और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रील्स। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो दोस्तों हमारी एक और ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूं, जैसे ही आप ना गेट ब्रांच लिखकर एंटर करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ना दो ब्रांचेस हैं, पहली है मास्टर और दूसरी है रील्स। ठीक है, यदि आप ना रील्स ब्रांच के अंदर स्विच करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिख देना है गेट चेकआउट। यदि आपने ना किसी भी जगह पर स्विच करना है तो आपने लिखना है चेकआउट। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा गेट चेकआउट और यहाँ पर लिख दिया रील्स, और मैंने जैसे ही एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो सा मास्टर ब्रांच थे उससे हम रील्स ब्रांच में आ चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं पता क्या करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको ना यहाँ पर reels.py फाइल दिख रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसे स्टेजिंग एरिया में लेकर आऊंगा, वो भी रील्स ब्रांच में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिख लेते हैं हम गेट स्टेटस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया गेट स्टेटस, और यहाँ पर मुझे सारी फाइल्स जो कि स्टेजिंग एरिया में नहीं है वो सारी दिख रही हैं। अब गाइस हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पर reel.py फाइल है उसे हम क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में लेकर आएंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ना रील्स ब्रांच के अंदर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली लिखूंगा गेट और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा ऐड, और जो भी हमारी फाइल का नाम होगा उसे यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर है reels.py, तो मैंने क्या किया, reels.py लिखकर एंटर कर दिया। तो जो सी ये वाली फाइल है वो हमारे स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। ठीक है, अब गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कमिट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली लिखा गिट और उसके बाद लिख दिया कमिट। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा -m और उसके अंदर जो भी मैसेज है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा कमिट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यदि मैं इसका लॉग चेक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट लॉग और उसके बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो लॉग के अंदर जो भी मैंने कमिट्स किए हैं वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये हमने कमिट्स किए थे वो किसके अंदर किए थे, मास्टर ब्रांच के अंदर।
ठीक है, और जो से ये वाला कमिट है वो किसके अंदर हुआ है, रील्स के अंदर, ठीक है, और जो से ये दोनों है मास्टर और जो सी रील्स ब्रांच है ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जब तक आप रील्स के कोड को मास्टर के अंदर अपेंड नहीं करते तब तक मास्टर को नहीं पता होगा कि आपने कोड में क्या क्या चीजें की हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ना एक ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिंपली मैं ना स्विच करूंगा मेन ब्रांच में या फिर मैं कह दूं मास्टर ब्रांच में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली लिखूंगा गेट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टर ब्रांच में मैं स्विच हो चुका हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो reels.py वाली फाइल थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो चुकी है। वो गायब क्यों हो गई है, क्योंकि जो सी मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सी रील्स वाली ब्रांच है और जो सी मास्टर वाली ब्रांच है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप जितने मर्जी चेंजेस रील्स में करते रहो, जो सी मास्टर ब्रांच है उससे इफेक्ट नहीं होगी। जिससे क्या होता है कि यदि ना कोई बग रील्स में आ भी जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसे पहले फिक्स कर सकते हो और बाद में जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तब आप क्या कर सकते हो, उसे मास्टर ब्रांच में अपेंड कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं ना मास्टर ब्रांच में हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली लिखूंगा गिट और उसके बाद लिख दूंगा मर्ज, और बाद में किसे मर्ज करना चाहते हैं, हम रील्स ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा गिट मर्ज और उसके बाद रील्स लिखकर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो सी हमारी फाइल है वो यहाँ पर वापस आ चुकी है, ठीक है, जो कि है reels.py, ठीक है। और यदि मैं आपको ना गिट लॉग करके दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गिट लॉग और एंटर किया तो अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कमिट्स है वो हमारे सामने आ रहे हैं। ये पहला कमिट था, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा कमिट, ठीक है। और यहाँ पर जो सा आपको हेडर है इसके अंदर दिख रहा होगा मास्टर कॉमा रील्स। इसका मतलब ये है कि जो से ये वाला कमिट है उसे हमने रील्स से मर्ज किया है किसके अंदर, मास्टर के अंदर, ठीक है। जब आपका कोड रेडी होता है तब आप क्या कर सकते हो, अपने मास्टर कोड के अंदर उसे अपेंड कर सकते हो या फिर मर्ज कर सकते हो। अब गाइस सपोज कर लो कि ना मैं किसी फाइल को ट्रैक नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता ना जो सा गिट है वो उसे ट्रैक करे, ठीक है। वो ना कॉन्फिडेंशियल थोड़ी इंफॉर्मेशन है तो मैं नहीं चाहता कि गिट उसे ट्रैक करे और ना ही हमारे गिटहब के ऊपर वो अपेंड हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसे सिंपली इग्नोर कर दूंगा उस फाइल को, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास git and github डॉट जो सी पावर पॉइंट की फाइल है वो हमारे सामने प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर ना एक ना फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेनी है और उसका नाम कर लिख देना है डॉट गिट और उसके बाद लिख देना है इग्नोर, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली ये नाम की एक ना फाइल क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर आपने जो सी ये वाली फाइल है उसका नाम डाल देना है। तो पहले ना मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि पहले कैसे था और उसके बाद मैं आपको ना नाम डाल के उसके बाद शो करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा गिट और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर गिट स्टेटस लिखकर एंटर कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों फाइल्स के जो से नेम्स है वो यहाँ पर अभी भी शो हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो भी इसका नेम है पहले उसे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। जो इसका नेम है वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है गिट एंड गिटहब और उसके बाद pptx। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया और इसके अंदर जाकर मैं क्या करूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों आपने देखा होगा देखा होगा कि जो सी ये डॉट गिट इग्नोर वाली फाइल है ये भी शो हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसे भी यहाँ पर लिख दूंगा। तो मैंने क्या किया, डॉट गिट इग्नोर, तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया और उसके बाद इसे सेव कर दिया और मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से ना गिट स्टेटस करके देखते हैं कि ये शो होती है या नहीं होती। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा गिट स्टेटस और बाद में मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। जो से ये वाली फाइल आपको दिख रही है इसे आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मैंने ना जो सी पावर पॉइंट है उसे ओपन करके रखा हुआ है इसलिए ये शो हो रहा है, नहीं तो जो सी वो वाली फाइल्स है वो इग्नोर हो चुकी है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो पहले हमारे पास जो सी ये वाली फाइल्स है ये शो हो रही थी, अब शो नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सी हमारी डॉट गिट इग्नोर वाली फाइल है उसने उसे इग्नोर कर दिया। अब जो सा हमारा गिट है उसे ट्रैक नहीं करेगा। अब गाइस लास्ट में मैं आपको एक और लास्ट चीज बता देता हूँ कि मान लो कि ना आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आपने ना किसी भी फाइल को स्टेजिंग एरिया में लाना हो तो आप क्या करते थे, सिंपली यहाँ पर लिखते थे गिट फिर उसके बाद ऐड और उसके बाद जो भी नाम था वो डाल सकते थे, ठीक है। अब मान लो कि आपने क्या करना है, जो भी इस फोल्डर के अंदर मतलब जो आपको गिट एंड गिटहब नाम का फोल्डर दिख रहा है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं यदि आप उन सबको स्टेजिंग एरिया में लाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपली गिट ऐड लिखकर डॉट डालकर एंटर कर देना है। तो जितनी भी फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगी। आपको एक एक करके सबको स्टेजिंग एरिया में लाने की जरूरत नहीं है। अब गाइस ये तो बात हो गई गिट की, ठीक है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो कांग्रेचुलेशंस, आपको गिट के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि कैसे हम वर्जन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कैसे आप अपने कोड्स के अलग अलग वर्जन्स को मैनेज कर सकते हो और इसी के साथ साथ आप कैसे इन सब का ट्रैक रख सकते हो, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल। चाहे आप जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हो, वर्जन कंट्रोल हम इसी तरह करते हैं, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि कैसे आप अपने कोड को जो आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है
उसे कैसे आप गिटहब पर पुश कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अपना ना गिटहब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ना यहाँ पर जाकर अपने गिटहब को ओपन कर लिया। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से एक ना रेपोजिटरी क्रिएट कर लेनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू रेपोजिटरी क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम दे देता हूँ, मैंने ट्यूटोरियल लिख दिया और उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन ऐसे ही रहने दी। यहाँ पर पब्लिक कर दिया इसे और यहाँ पर रीडमी फाइल मैं इसे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो सी हमारी रेपोजिटरी है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। गाइस अपने कोड को गिटहब पर पुश करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली लिखना है git remote add origin और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर रेपोजिटरी क्रिएट की होगी उसके लिंक को आपने कॉपी कर लेना है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, उस लिंक को सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है और लास्ट में लिख देना है .git, जो भी नाम होगा उसके लास्ट में .git और उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो मैं ये वाली कमांड बता रहा हूँ आपने लिखना है यहाँ पर git branch और उसके बाद -m फिर उसके बाद main, आपने ये लिखकर एंटर कर देना है। अब लास्ट में आपने लिखना है, यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने लिखना है git push -u फिर लिख देना origin फिर उसके बाद आपने लिख देना main। और सॉरी गाइज मैंने ना यहाँ पर पहले से एक ना अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, मुझे ना पहले दूसरे अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें पुश कर सकते हैं। यदि गाइज आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ना कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया हुआ ऐसा हो गया, नहीं तो शायद मैं ये चीज़ भूल जाता। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर ना मैं यूजर अकाउंट पर गया और उसके बाद यहाँ पर आपने क्रीडेंशियल मैनेजर में चले जाना है और यहाँ पर आपको विंडोज क्रीडेंशियल दिख रहा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर यहाँ पर आपको ना एक गिटहब का लिंक दिख रहा होगा, आपने वहां से उसे डिलीट कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसे सिंपली रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इस तरह आपको ना गिटहब का दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे आपने दोबारा से जो सा ये वाला लिंक है इसे पेस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर पहले से मैंने लिख दिया था, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे पुश करेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, git push -u और उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं origin main। अब गाइस जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हो यहाँ पर ना एक ना विंडो खुल चुकी है, जहां पर मैंने क्या करना है, अपने जो से गिटहब है उसके अंदर लॉग इन करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर ना लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब गाइस जैसे देख सकते हो मैंने ना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपने भी अपनी जो सा अकाउंट है उसमें लॉग इन कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ना किस तरह का कोई एरर आ रहा है, पुश टू रेफर्स दिस वन। तो गाइस मुझे ना गलती पता लगी, गलती पता क्या थी, हमने क्या किया था, यहाँ पर गिट ब्रांच -m में मेन लिखा हुआ था, बट यहाँ पर हमने ना अपने ब्रांच का नाम लिखना होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली उसका नाम मास्टर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है हमारी जो सी मेन ब्रांच है उसका नाम क्या था, मास्टर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया गिट ब्रांच -m मास्टर और मैंने एंटर कर दिया और बाद में मैंने लिखा गिट पुश -u और उसके बाद ओरिजिन मास्टर लिखकर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं ना अपने गिटहब प्रोफाइल पर जाऊंगा, अब जैसे मैं ना रिफ्रेश करूंगा, अब गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ना शायद कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से ना स्विच कर लेना आपकी मास्टर ब्रांच में। ठीक है, आप देख सकते हो आपकी जो सी मास्टर ब्रांच है उसके अंदर reels.py भी आ चुका है और scrap.py भी आ चुका है। ठीक है, और आपने एक चीज नोटिस की कि जो वो वाली पीपीटी वाली फाइल थी वो यहाँ पर पुश नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, क्योंकि हमने .ignore वाली फाइल में उसे डाला हुआ था। ठीक है, और गाइस यदि मैंने आपको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ना 3 कमिट्स हुए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो भी हमने कमिट्स किए थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और यदि मैंने यहाँ पर फॉलोइंग स्क्रैप अपडेटेड के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है कि आपने किस चीज को चेंज किया था। जैसे कि हमने क्या किया था, XYZ की जगह पर ABCD लिख दिया था, ABC लिख दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, ग्रीन कलर में कर दिया और रेड कलर में जो डिलीटेड था उसे शो कर दिया है। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर ना मेन ब्रांच डिफॉल्ट ब्रांच है वो उसका नाम चेंज कर लेते हैं, उसे ना मास्टर कर लेते हैं, नहीं तो किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो उससे पहले ही हम इसे ठीक कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर और उसके बाद आपको ना यहाँ पर ब्रांचेस दिख रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको जो सा ये वाला आइकन है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसे मेन से मास्टर करके अपडेट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख देना है आई अंडरस्टैंड, मतलब कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपने बस एंटर कर देना है, वो ऑटोमेटिकली जो आपकी डिफॉल्ट ब्रांच है उसे मास्टर ब्रांच पे कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, या फिर मेरे ही कोड में यदि आपने पुल रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो आप कैसे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना प्रोफाइल को ओपन कर लिया दूसरे अकाउंट से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ना मैं अपने अकाउंट में जाऊंगा और यहाँ पर रेपोजिटरी में जाकर चेकआउट करूंगा गिटहब ट्यूटोरियल।
ठीक है, यहाँ पर चले जाऊंगा गाइज। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ना फोक का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। फोक के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जो वो वाली कॉपी होगी, मतलब कि जो वो वाला कोड है उसकी कॉपी आपके गिटहब प्रोफाइल पर भी आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो। और बाद में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कोड पे जाकर जो से ये वाला लिंक है इसे आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक ना डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ या फिर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट नाम का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, MK डायर लिखकर टेस्ट नाम का फोल्डर बना लिया और उसके बाद मैंने इस टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं चला गया, ठीक है। जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा git clone और उसके बाद जो भी मैंने लिंक कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, जो सी ये वाली फाइल है ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जितनी भी फाइल्स थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो सा गिट बैश है उसे ओपन कर लेना है। जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो उसे आप चेंज कर सकते हो। और बाद में आपने क्या करना है, पुश रिक्वेस्ट की हेल्प से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने क्या करना है, पुश रिक्वेस्ट की हेल्प से यहाँ पर जो सा कोड है उसे यहाँ पर पुश आउट कर देना है, मतलब कि जो आपका गिटहब प्रोफाइल है इसके ऊपर आपने पुश कर देना है, ठीक है। और बाद में ना आपको ना यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर ना एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पर क्लिक करने के बाद आप ना रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो उस कोड में भी ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है दोस्तों। इस तरह क्या होगा कि बाद में पता क्या होगा, जैसे ही आप ना पुश रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो जो सा मेन अकाउंट है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा मेन अकाउंट है यहाँ पर ऐसी एक ना नोटिफिकेशन आ जाएगी जहां पर लिखा होगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसे अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अप्रूव करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो सी चीजें हैं ये आप खुद करके देखो, बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आपने बस क्या करना है, सिंपली गिट बैश को ओपन करना है और उसके बाद जो भी फाइल्स मैंने आपको दी है, जो भी यहाँ पर डाउनलोड हुई है, इसके अंदर आपने चेंजेस करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी ये वाली फाइल है जो आपके पास ये वाली आएगी, ठीक है, इसके अंदर आपने पुश कर देना। और बाद में जो भी आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आएगी उसकी हेल्प से आपने मुझे पुल रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है। और जो भी पुल रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसकी मैं अप्रूव करूंगा और जो भी कमिट्स हैं उसके अंदर उनके अकाउंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका ना टास्क है, आप जरूर करना। तो गाइज इस तरह आप क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स जितने भी कोड्स हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप चाहो तो यदि आपने ना प्राइवेट रेपोजिटरी क्रिएट किया है तो आप ना यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर जो भी आपका पार्टनर है या फिर जिसे आप ऐड करना चाहते हो उसे आप ना यहाँ से जाकर ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ना कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप कोलैबोरेटर्स में जाकर ऐड पीपल के बटन पर क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हो यदि आपका कोई प्राइवेट रेपो है। बाकी दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। तो गाइज आज के लिए बस नहीं, अगली बार मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।